Hi friends, I'm your host Vishnu Sunshine and once again I welcome back to you all Moments Supplementary Reader Chapter Wise 15 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की जो ट्रेडिंग और एनालिटिकल वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो 11th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वहाँ पे जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, दो में से किसी एक को करना होता है, तो एनालिटिकल वाले क्वेश्चन और चैप्टर बेस्ड वाले क्वेश्चन आपको बड़ी दिक्कत होती है और आप चैप्टर की समरी लिख के चले जाते हैं। तो हमेशा की तरह आप चैप्टर की समरी नहीं लिखेंगे, उस चैप्टर में आपसे क्या पूछा गया है आप उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और उस चैप्टर के बारे में बात करने के बाद ही आप डिटेल में उसके आंसर लिखेंगे। दैट विल हेल्प यू अलॉट एंड विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। लॉस्ट चाइल्ड की बात करें तो इस चैप्टर का थीम है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेरेंटल लव। मैसेज की बात करें तो पेरेंटल लव ये ज़्यादा वैल्यूबल है देन मटेरियल प्लीज़र के। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज़ द फेयर बिकम टर्निंग पॉइंट इन चाइल्ड्स लाइफ। चाइल्ड की लाइफ में फेयर टर्निंग पॉइंट कैसे होता है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आप टैकल करने जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि चैप्टर की समरी लिख के चले आएँ, मेले वाला सीन लिख के आएँ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चैप्टर की गहराइयों को समझना पड़ेगा और हमेशा ध्यान रखिएगा जो इजी चैप्टर होते हैं उससे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हार्ड आते हैं, और जो हार्ड चैप्टर होते हैं उससे क्वेश्चन ईजी आते हैं। अब जैसे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये हार्ड चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन ईजी बनेंगे। बट द लॉस्ट चाइल्ड की बात करें तो द लॉस्ट चाइल्ड ईजी चैप्टर है, यहाँ से हार्ड क्वेश्चन बनेंगे। आंसर की बात करें फेयर में, ये फेयर शुरू शुरू में तो दिखाई देता है काफ़ी जॉयफुल और अट्रैक्टिव उस बच्चे के लिए, और उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो टॉयज़ के लिए हैं, स्वीट्स के लिए हैं, बलून्स के लिए हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को खोता है तो मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। फेयर उसके लिए काफ़ी फ्रैंटिक और मीनिंगलेस लगने लगता है। वो रिफ्यूज़ कर देता है उन सभी चीज़ों को जो कि उसे दिलाई जाती हैं और ऑफ़र की जाती हैं, टॉयज़, स्वीट, ये सब कुछ उसे वो भूल जाता है और उसे एक ही चीज़ का ख्याल रखता है, क्या? उसके पेरेंट्स का। और ये एक्सपीरियंस हमें सिखाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटल लव एंड इमोशनल सिक्योरिटी। का दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएँ बट उस बच्चे को सिर्फ एक ही चीज़ की तलाश थी, वो थी उसके पेरेंट्स की। और उसका ये फेयर सिंबल हो जाता है रियलाइजेशन एंड मैच्योरिटी का, कि अगर पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है, पेरेंट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 2 में इसी चैप्टर से एनालिटिकल क्वेश्चन है, कंपेयर द चाइल्ड्स डिज़ायर एंड बिगनिंग and at the end of the story what does this change signify। आंसर है एट द एंड चाइल्ड क्यूरियस एंड एक्साइटेड बाय द मटेरियल अट्रैक्शन। शुरुआत में तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहता है और एक्साइटेड रहता है, आसपास जितनी सारी चीज़ें उसे उस मेले में दिखाई देती हैं उन सब से वो बड़ा क्यूरियस और एक्साइटेड रहता है। वो चाहता है कि हर उन चीज़ों को वो देख ले जिससे वो हर उन चीज़ों को वो ले ले जिसे वो देख रहा है। और वो हमेशा डिमांड भी करता है अलग अलग चीज़ों की, लेकिन हमेशा हेजिटेट रहता है कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे। जब वो उन्हें खो देता है तो उसकी जो डिज़ायर है मेले में हर एक बिकने वाली चीज़ को पाने की, वो वैनिश समाप्त हो जाती है। अब उसे किसी भी तरीके से किसी तरीके का टॉय, स्वीट ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, न उन चीज़ों की उसे चाहत है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी चीज़ की चाहत है, उस अपने पेरेंट्स की। और जब ये ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में आता है तो उसका जो इमोशनल ग्रोथ और रियलाइजेशन है, ये बहुत जल्दी उसके भीतर एक चेंज लेकर आता है। और ये कहानी तब हमें सिखाती है कि मटेरियल प्लेज़र जो है, जो भौतिक चीज़ें हैं, मोबाइल हो गया, वीडियो गेम हो गया, आसपास की चीज़ें हो गई, टीवी हो गई, ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। लेकिन जो पेरेंटल लव है ये प्रोवाइड करता है ट्रू हैप्पीनेस को और सिक्योरिटी को। द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसके राइटर, मैंने फिर से कहा कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर राइटर कौन है। चैप्टर की थीम मिस्चिफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैसेज हमें मिलता है कि वाइल्ड एनिमल कैन नॉट ईजिली अडॉप्ट टू डोमेस्टिक लाइफ। यहाँ पर हमने बात की थी मंकी की। हमें बताइएगा, इसी चैप्टर में हम बात कर रहे थे नाना की, नाना किस एनिमल का नाम था। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। टोटो इज़ प्लेफुल एंड इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली मिस्टीव। टोटो काफ़ी प्लेफुल था, शरारती था, इंटेलिजेंट भी था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यू नो यहाँ वहाँ चीज़ें करने वाला, तोड़ने फाड़ने वाला भी इंसान था। यहाँ इंसान का मतलब उस मंकी से है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ही का यूज़ किया गया है। ही टीयर्स क्लॉथ्स, कपड़े हों उन्हें फाड़ देना, डिशेस हो उसे ब्रेक करना, और साथ ही साथ अगर कोई और उसके साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थीं। वो उन चीज़ों का मजाक उड़ाता था जिन चीज़ों
को विद द एक्शन करके परेशानी होती थी लोगों को और उनका फिनेंशियल लॉस होता था, तो उससे उससे बड़ा आनंद मिलता था। अंततः फैमिली ने रियलाइज़ कर लिया कि इस वाइल्ड एनिमल को पेट की तरह रखना, पालतू जानवर की तरह रखना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि टोटो का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल इंस्टिंक्ट को, जिसे कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये कहानी ह्यूमरसली हमें ये सिखाती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनिमल्स के लिए क्या होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 4 की बात करें, व्हाट डज द राइटर फाइनली डिसाइड टू सेल, व्हाई डज द राइटर फाइनली डिसाइड टू सेल टोटो, व्हाट लेसन डज दिस डिसीजन कन्वे। तो टोटो जो था ये एक अनकंट्रोलेबल बिहेवियर वाला एनिमल था, और उसका ये जो अनकंट्रोलेबल बिहेवियर था ये कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन वाला था, इनकन्वीनियंट वाला था। इन सभी चीज़ों के बावजूद भी उसकी फैमिली ये समझती है कि टोटो को एडजस्ट किया जाए तो टोटो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एट द लास्ट जब टोटो एडजस्ट नहीं हुआ तो वो समझ गए कि इसे डोमेस्टिक लाइफ में रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो उसे सेल करना ही डिसाइड करते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसे कितने रुपए में ख़रीदा गया था और कितने रुपए में बेचा गया था। और वो डिसाइड करते हैं कि इसे सेल करना ही बेस्ट प्रैक्टिकल डिसीज़न होगा। तब हमें ये कहानी ये शो करती है कि किसी भी एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को मैनेज करने के लिए लव सिर्फ काफ़ी नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये लेसन ये भी कन्वे करता है कि एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए। ह्यूमन को अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए कि उन्हें किस एनिमल के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, रेदर देन इमोशनली, मतलब बहकावे में आकर या इमोशनली होके कि हाँ वो हमें प्यारा दिख रहा है। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि ग्रैंडफादर टोटो को सिर्फ इसलिए ख़रीद कर लेके आए थे क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो छोटा बच्चा था तो काफ़ी क्यूट सा उसे दिख रहा था, और वो काफ़ी पर्ली उसके टीथ थे, उसका जो अपीयरेंसेस था बहुत ही क्यूट था। तो इन सब चीज़ों को देख के उन्हें लगा कि वो उनके ज़ू में रहेगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, बट जब उन्हें रियलिटी का एहसास हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो उसको सेल कर देते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर नंबर 3। ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर की जो थीम है वो है इमेजिनेशन और साइकोलॉजिकल फियर। मैसेज है, इमेजिनेशन कैन डीपली इन्फ्लुएंस द ह्यूमन माइंड। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है, हाउ डज ईश्वरंस स्टोरी टेलर अफेक्ट मैंस लाइफ। आंसर है, अच्छा आपने देखा होगा कि चैप्टर में ईश्वरन एक ऐसा इंसान है जो कहानियाँ बनाने में बड़ा माहिर है। वो ऐसी ऐसी कहानियाँ इंस्टेंटली बनाता है तमिल राइटर की, जिसमें सस्पेंस होता है, हॉरर होता है, एडवेंचर होता है। और इन सारी चीज़ों को जब वो कहानियाँ इन सारी चीज़ों को मिला के जब वो कहानियाँ बनाता है तो उसकी कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ईश्वरन जो भी कहानियाँ नरेट करता है उसमें ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं और विविड डिटेल्स होती हैं, मतलब काफ़ी बारीक डिटेल्स होती हैं। इवन महेंद्र उनकी कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुनता है, उसे उसे पता रहता है कि कहानियों में एग्जेजरेशन है, लेकिन वो उस कहानियों में इमोशनली इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ इमोशनली इन्वॉल्व होने का मतलब है कि वो एक बार भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता है कि नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। वो कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता है। जब उसे घोस्ट की स्टोरी सुनाई जाती है जो कि क्रिएट करती है फ़ियर को उसके माइंड में, तो वो इन सभी चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देता। स्पेशली महेंद्र इमेजिन करता है कि उसे घोस्ट दिखाई दे रहा है और वो ये डिसाइड करता है कि अब वो जगह को छोड़ देगा। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से स्टोरी टेलिंग कैन साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन पर्सन्स थॉट एंड एक्शन। ईश्वरन की बताई हुई कहानी किस तरीके से उस पर एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्रिएट करती है। एट द लास्ट वी गॉट इट बाय दिस पॉइंट। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 6 में एनालिटिकल क्वेश्चन है, इज़ द स्टोरी अबाउट घोस्ट और अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी जस्टिफाई। अब ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। अब आपको इसको चैप्टर पढ़ के आप आंसर नहीं लिख सकते, आपको इसमें चाहिए कि आपने उस चैप्टर से क्या सीखा था साइकोलॉजी में। ये स्टोरी ज़्यादा बात करती है साइकोलॉजी की इन कंपैरिजन टू घोस्ट, कि अगर आपने किसी से रात में कोई कहानी की बात की जो भूत प्रेत वाली हो, आत्मा वाली हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो सोने जाएगा तो उसके मन में उन्हीं चीज़ों की बात चल रही होंगी जो उससे हुई हैं। जैसे कि अगर आप कोई हॉरर मूवीज़ या हॉरर शोज़ आप देख लेते हैं और देखने के बाद सो जाते हैं तो 95% प्लस चांसेस हैं कि आप पूरे रात भर उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे और वही सोचते सोचते आपका पूरा टाइम बीत जाएगा।
तो ये कहानी बात करती है साइकोलॉजी की इन कंपेरेटिव टू घोस्ट, और ऐसा कोई रियल प्रूफ नहीं मिलता है सुपर नेचुरल प्रेजेंस का। महेंद्र का जो फियर है वो डेवलप होता है ग्रेजुअली, अचानक ही, जब वो ईश्वरन की पावरफुल नरेशन को सुनता है और उसका इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी जो इमेजिनेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कल्पना से रियलिटी में, उसके माइंड में। और यहाँ पर राइटर एम्फेसाइज मीन्स जोर देकर कहता है कि कैसे सजेशन और इमेजिनेशन उसके मन में डर की फीलिंग क्रिएट करते हैं, और अंततः ये फोकस होता है कि ह्यूमन माइंड कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट इसको बिलीव कर लेता है, और जब इस चीज़ को बिलीव कर लेता है तो उसका डर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर नंबर 4, चैप्टर की थीम है सटायर ऑन फुलिश गोमेंस, और चैप्टर का मैसेज है विजडम इज़ इसेंशियल फॉर लीडरशिप। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, हाउ डज़ द स्टोरी क्रिटिसाइज ब्लाइंड ओबीडियंस। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करती है, और किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है कि अगर हमें किसी तरीके का कोई आदेश दिया गया तो उस आदेश में बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई क्रिटिसिज्म किए आप उस चीज़ को कैसे मान रहे हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आंसर है द सिटीज़न ब्लाइंडली फॉलो, किसे, किंग के फुलिश ऑर्डर्स को, क्योंकि जब राजा ने कहा कि दिन को रात समझो, रात को दिन समझो, और सभी चीज़ें जो एक ही प्राइस पर बेची जाएंगी, तो किसी ने भी किसी तरीके का कोई सवाल नहीं पूछा। उन्हें इस सवाल के जवाब के पीछे कोई लॉजिक भी नहीं समझ में आया, और ये कहीं ना कहीं कियोस और इनजस्टिस की तरफ समाज को लेके जा रहा है। और जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो राजा का जो इरेशनल जस्टिस है, मतलब बराबर न्याय न देने की जो परंपरा है, ये सिस्टम एक्सपोज करता है उसके फूलिशनेस को और उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार को। और कहीं ना कहीं ये कहानी भी हाईलाइट करती है उस डेंजर को जो कि वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, और राजा के द्वारा दिए जाने वाले ऑर्डर को भी जो अथॉरिटी बिना किसी रीजनिंग के, बिना किसी सोच के उस चीज़ को लागू करवाती है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें एनालिटिकल की, जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, कंपेयर द गुरु एंड द किंग, व्हाट डज दिस कंट्रास्ट सजेस्ट। तो राजा मूर्ख है, इम्पल्सिव है और इरेशनल है, जबकि गुरु वॉइस है एंड थॉटफुल है। गुरु फोकस करता है डेंजर को और सेव करता है अपने डिसाइपल की लाइफ को इंटेलिजेंस के थ्रू, जबकि राजा अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो विक्टिम है खुद की ही स्टूपिडिटी का, खुद की ही मूर्खता का। और मूर्खता क्या, दिन को रात कहना, रात को दिन कहना, मतलब इस काइंड ऑफ दैट कि सारे काम जो हम दिन में कर रहे हैं वो सारे अब रात में किए जाएंगे, और सारे वो डेली के काम जो रात में किए जाते हैं अब वो दिन में किए जाएंगे। और ये जो स्टूपिडिटी है वो राजा यहाँ फॉलो करवाता है, और ये कंट्रास्ट सजेस्ट करता है कि विजडम एंड फोरसाइट आर मोर पावरफुल देन अथॉरिटी एंड पोजीशन। द हैप्पी प्रिंस चैप्टर नंबर 5, ये थीम है इसकी सेक्रीफाइस एंड कंपेंशन की। मैसेज है ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन सेल्फलेस सर्विस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है वाई आर द प्रिंस एंड द स्वेलो रिमेंबर्ड एज अ नोबल कैरेक्टर। प्रिंस और स्वेलो बर्ड को यहाँ पर नोबल कैरेक्टर क्यों कहा गया है। तो आंसर है प्रिंस सेक्रीफाइस करता है अपने गोल्ड को और अपने ज्वेल को गरीब लोगों की मदद करने के लिए, जबकि जो स्वेलो बर्ड है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है राजा के साथ, प्रिंस के साथ वहाँ टिके रहने के लिए। और ये जो एक्ट है ये सेल्फलेसली, यहाँ पर सेल्फ एसटी का मतलब बिना स्वार्थ के, कि एक्सपेक्ट करता है रिवॉर्ड के। और ये दोनों फिजिकली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, लेकिन वो अचीव करते हैं मोरल ग्रेटनेस को। गॉड कंसीडर करते हैं कि वो दोनों उस सिटी के सबसे प्रीशियस थिंग हैं, और उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं वो उनको नोबल बनाती हैं। नोबल मतलब बहुत ही सम्माननीय बनाती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के एनालिटिकल में अगर आप देखें तो पूछा जा रहा है हाउ डज द स्टोरी कंट्रास्ट मटेरियल ब्यूटी विथ इनर ब्यूटी। सो आंसर है इनिशियली प्रिंस जो हैं वो यहाँ पर एडमायर कर रहे हैं उसके एक्सटर्नल ब्यूटी को, जो कि
गोल्ड और ज्वेल्स से बना हुआ है, लेकिन जब वो गरीबों की मदद करते हैं तो उनका जो फिजिकल चार्म है वो गायब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो इनर ब्यूटी है वो शाइन करती है उनके कंपेंशन से, क्योंकि समाज में अगर आपको लोगों को मदद करना है तो आप बाहरी सुंदरता से नहीं, आपके अंदर जो आंतरिक सुंदरता है उससे आप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं वो बड़ा मायने रखता है। इसी तरीके से अगर स्वेलो बर्ड की बात करें तो स्वेलो का जो सेक्रीफाइस है ये शो करता है मोरल स्ट्रेंथ को, और अंततः ये कहानी हमें बताती है कि इनर गुडनेस इम्पॉर्टेंट है रेदर देन आउटर अपीयरेंसेस के। चैप्टर नंबर 6, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। चैप्टर की थीम है करेज एंड लीडरशिप। इस चैप्टर से हमें मैसेज मिलता है कि क्राइसिस रिवील्स ट्रू कैरेक्टर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो पहले ही सवाल पूछा जाता है, हाउ डज प्रशांत इमर्ज एज ए हीरो। प्रशांत वहाँ पर किस तरीके से हीरो बन के निकलता है। तो दिखाया गया है कि डिस्पाइट लूजिंग हिज फैमिली इन द साइक्लोन, प्रशांत ने अपनी फैमिली को साइक्लोन में खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत ऑर्गेनाइज करवाता है रिलीफ वर्क को, और वो अरेंज करता है फूड को, मोटिवेट करता है यूथ वॉल्टियर्स को, और सपोर्ट करता है वुमेन एंड चिल्ड्रेन को। उसकी सेल्फलेसनेस और डिटर्मिनेशन इंस्पायर करती हैं विलेजर्स को, और ये प्रूफ करता है कि ट्रू हीरोइज्म ये कहीं ना कहीं हमेशा लोगों की मदद करने में है, और तब ज़्यादा जब वो किसी न किसी टाइप के क्रिटिसाइज़ या फिर किसी तरीके के क्राइसिस से जूझ रहे हों। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से जो एनालिटिकल टाइप का बन सकता है वो ये, व्हाट लीडरशिप डज प्रशांत डिस्प्ले। प्रशांत यहाँ पर किस तरीके की लीडरशिप को दिखाता है। तो प्रशांत की जो लीडरशिप है यहाँ शो करती है करेज को, एम्पैथी को, और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेट करता है वहाँ के लोगों को, प्लान बनाता है उस क्राइसिस में जो पीड़ित हैं, जो सफ़र कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, और साथ ही साथ उन्हें इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के लिए। ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए कि जब जब तक बाढ़ है तब तक उनकी मदद की जाए, ऐसा कुछ नहीं। लंबे समय के लिए उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हेल्प करता है कम्युनिटी को उन चीज़ों से रिकवर करने में। ये रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए यूथ लीडरशिप वो काफ़ी बेहतरीन है। चैप्टर नंबर 7, द लास्ट लीफ। चैप्टर की थीम है होप एंड सेक्रीफाइस। चैप्टर से मैसेज मिलता है, होप गिव्स लाइफ। बर्मन जो कि इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बताया गया है वाई इज़ द बर्मन पेंटिंग कॉल्ड हिज मास्टरपीस। आंसर है, बर्मन की हमेशा से तमन्ना थी कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए। ये उसकी हमेशा से तमन्ना थी, हमेशा से ड्रीम था। जब वो लीफ की पेंटिंग पेंट करता है उस स्टॉर्म में, उस तूफ़ान भरी वाली रात में, तो वो यहाँ पर आप देखिएगा आर्टिकल द लीफ का यूज़ हुआ है। वो लीफ जॉन्सी की लाइफ को बचाती है, यद्यपि उसकी जो डेथ हो जाती है निमोनिया से। अच्छा बच्चे, निमोनिया की स्पेलिंग एग्ज़ाम में गलत लिख के चले जाते हैं, तो निमोनिया की स्पेलिंग आप सही लिखिएगा। इवन उसकी डेथ हो जाती है निमोनिया से, लेकिन जो उसका आर्ट है वो फुलफ़िल करता है उसके हाईएस्ट पर्पस को, और हाईएस्ट पर्पस क्या था? मास्टरपीस पेंटिंग बनाना। और ये मास्टरपीस पेंटिंग ये कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा वर्थ इट करती है जब वो उसके लिए सेक्रीफाइस दे देता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 14 की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, हाउ डज़ होप एक्ट एज अ मेडिसिन इन द स्टोरी। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जॉन्सी जीने की जो तमन्ना है वो छोड़ चुकी है, और उसका ऐसा मानना है कि जब लास्ट लीफ फॉल डाउन हो जाएगी तब वो भी मर जाएगी। लेकिन द पेंटेड लास्ट लीफ रिस्टोर हर होप। बर्मन के थ्रू जो मास्टरपीस पेंटिंग बनाई गई है वो उसकी लास्ट होप को रिस्टोर कर देती है, और एक बार फिर वो आशावादी हो जाती है और रिगेन करती है स्ट्रेंथ को, और साथ ही साथ वो एक बेहतर इंसान बन के वापस निकलती है। ये कहानी हमें ये शो करती है कि मेंटल स्ट्रेंथ बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हम फिजिकल रिकवरी के फेज़ में होते हैं। सेकेंड लास्ट चैप्टर, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इस चैप्टर की थीम है
इमोशनल बिलोंगिंग। मैसेज है लव क्रिएट्स अ होम। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो हमें यहाँ पर दिखाया गया है सवाल में, हाउ डज़ द नरेटर लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ होम। अच्छा, आप देखेंगे जब वो नए स्कूल में गया है और नए टीचर हैं, नई बिल्डिंग है, नए दोस्त हैं, उसे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि वो कैसे एडजस्ट करे। इसी दौरान जब उसका घर जल जाता है तो उसे और ज़्यादा बुरा फ़ील होता है, और कहानी का एक ऐसा फ़ेज़ आता है जब उसे ये समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी बेकार हैं। उसे ऐसा ज़िंदगी कभी नहीं चाहिए था जहाँ पर वो अपने परिवार के लिए कुछ कर ही ना सके। तो आंसर है, आग लगने के बाद नरेटर फ़ील करता है काफ़ी लॉस्ट और लोनली, लेकिन इसके बावजूद उसके जो क्लासमेट्स हैं और टीचर हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं मेंटली और फिजिकली भी। और जब उसे उसकी कैट मिल जाती है और वो फिर से एक दूसरे के साथ गले मिल के वापस रहने लगते हैं, तो उसे रियलाइज़ होता है कि लव और रिलेशनशिप ये ज़्यादा मैटर करता है इन कंपैरिजन टू बिल्डिंग। घर का क्या है, घर कभी भी बन जाएगा, लेकिन आसपास के जो लोग हैं अगर वो आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, आपका परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है, तो यकीन मानिए इससे बेहतर कमाई और इससे बेहतर चीज़ और आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और ये इमोशनल कनेक्शन उसे डिफ़ाइन करता है होम को लेके, क्योंकि यहाँ अ हाउस इज़ नॉट अ होम चैप्टर का जो टाइटल है वो इस क्वेश्चन में रिलेट करता है कि आसपास के जो लोग हैं, उनका जो लव है, उनकी जो रिलेशनशिप है, यही उसे सही मायने में एक ट्रू होम की सच्ची डेफिनेशन यहाँ पर देता है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट ये आपके चैप्टर से डिलीटेड पार्ट है। आप चाहें तो आप इसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप अपने स्टडी में ऐड कर सकते हैं। आई हैव एडेड हेयर। अदरवाइज़ आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 द बेगर। थीम की अगर बात करें तो इस चैप्टर का थीम है रिफॉर्म एंड डिग्निटी, और चैप्टर का मैसेज है कंपेंशन कैन रिफॉर्म लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 17 है एंड आई थिंक दिस गोइंग टू बी द लास्ट वन। और आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं फिर से आपको कहूँगा कि प्लीज़ चैनल पर बने रहें। वी विल गिव यू सम अदर वीडियोज़ रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड गिव योर लव एज मच एज यू कैन थ्रू लाइक, subscribe, share and comment. So the question is that who plays a greater role in Lushkov's transformation, Sergei और ओल्गा? एक्सप्लेन। तो आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी सरगेई और ओल्गा। सरगेई अच्छा इंसान है, नो डाउट, बट जितनी अच्छी चीज़ें उसने की थी लश्कोव के साथ, वो अच्छी चीज़ें अंतिम में करके वो गिना देता है। और हमने यही डिस्कस किया था कि अच्छी चीज़ें करके कभी गिनानी नहीं चाहिए। कर्मा इज़ रियल, वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें ऊपर वाला आपको देगा, लेकिन अगर आपने अच्छी चीज़ें करके उसे एहसास करा दिया कि मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छा काम किया था, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और वहीं ओल्गा है, ओल्गा ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओल्गा ने सिर्फ अपना कर्म किया, जो उसे अच्छा लगा वो उसने किया, और उसने कभी जताया नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए ये इतना काम किया हुआ है। तो आंसर है सरगेई ऑफर वर्क्स। सरगेई ने उसे काम ऑफ़र किया था, लेकिन ओल्गा उसके साथ इमोशनली जुड़ी रही, और इमोशनली जुड़ने के साथ ही साथ उसने लश्कोव को रिफ़ॉर्म भी किया, वास्तविक रूप से रिफ़ॉर्म किया, उसे समझाया कि काम का क्या महत्व है। और उस चीज़ को समझने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि अगर वो अपनी लाइफ में काम नहीं करेगा तो वो ज़िंदगी में एक बड़ा इंसान नहीं बन पाएगा। शी सीक्रेटली चॉप्स वुड एंड स्कॉल्ड हिम सिंसियरली। वो उसके लिए उन सारी लकड़ियों को काटी, और काटने के साथ ही साथ उसको डाँटा। यहाँ डाँटने का मतलब है कि समझाना। उसे समझाया कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर तुम इसी तरीके से ये सारी चीज़ें करते रहें तो तुम कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। और ये जो उसकी काइंडनेस थी वो उसको टच कर गई, उसकी अंतरात्मा को, कंसाइंस मीन्स उसकी अंतरात्मा को। और यहीं ओल्गा प्ले करती है ग्रेटर रोल इन हिज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि उसने कहानी के लास्ट में बताया कि अगर आप उस दिन मेरे साथ नहीं होते, सरगेई को जब वो कहता है कि अगर आप उस दिन मेरे साथ नहीं होते तो आज भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट या विलेज स्कूल टीचर ही बुलाता रहता, झूठ बोलता रहता, लेकिन आपने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला। तो वो उसको कहते हैं कि यू आर माई रियल गॉड सन। तो यहाँ पर वो कहता है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, बट वो ओल्गा थी जिसने मुझे ट्रांसफ़ॉर्म करने में मदद की। और इसीलिए लास्ट में ये लाइन आती है कि ओल्गा उसकी लाइफ में उसे ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारे नोट्स कैसे लगे। फिर भी अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वी विल ट्राई
to solve it out your problems. Till then, signing off. Bye. Jai Hind everyone. Best wishes for your